नमस्कार दोस्तों, मैं उमनस, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक, नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडक्शन फार्नेस। इंडक्शन फार्नेस कौन से पावर से चलते हैं और इसमें किस टाइप के ट्रांसफार्मर और पैनल का यूज किया जाता है। एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो इंडक्शन फार्नेस एसी सप्लाई से चलती है। एसी करंट कॉइल में प्रोवाइड करते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर जो हम लगाते हैं स्टेप डाउन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और इसकी पैनल जो रहती है एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल के नाम से हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले इंडक्शन फार्नेस को जानने के लिए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पिछले क्लासेस में इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझाया था, फिर भी मैं एक लाइन में कह दूं कि इंडक्शन फार्नेस के कॉइल में हम जैसे ही एसी करंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है, जिसके कारण ईडी करंट उत्पन्न होता है और ईडी करंट जैसे ही उत्पन्न होता है हमारा हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, गर्म स्टार्ट हो जाता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से मेटल पिघलना या पिघलना शुरू हो जाता है। अब आपके माइंड में ये कन्वर्ट होगा कि हमारा ईडी करंट कितना जनरेट होता है जिसके कारण मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बताऊं दोस्तों, यही कारण है कि यहां पर एक एसएफसी पैनल लगाते हैं, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल लगाकर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं और फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ज्यादा ईडी करंट जनरेट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईडी करंट है। ठीक ना। तो यही कारण है दोस्तों कि एसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करते हैं और जिससे ईडी करंट मेरा उत्पन्न होता है और साथ में बाय एसएफसी पैनल लगाकर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं और ईडी करंट बहुत हाई जनरेट कर मटेरियल को गलाते हैं। इसका लॉजिक हो गया, फंडा हो गया। अब मेरा जो फंडा था कि कौन सा ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं स्टेप डाउन स्टार डेल्टा स्टेप डाउन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये हमारे बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो इंडक्शन भट्टी को डिजाइन करती है, इंडक्शन भट्टी को बनाती है, जैसे हो गया आपका इंडक्टोथर्म हो गया, इलेक्ट्रोथर्म हो गया, मेगाथर्म, इंडोथर्म और जियोडेनरी नाम के कुछ 5-6 कंपनियां इंडक्शन भट्टी को डिजाइन करती है। ये सब कंपनियां अपने अपने आधार पर, अपने अपने मैक के ऊपर, अपने अपने डिजाइन के ऊपर भट्टी बनाती है, उस हिसाब से पैनल बनाती है और पैनल के डिजाइन के आधार पर ही ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर कैपेसिटी की बात भी हो जाती है। 15 टन की भट्टी को 15 टन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाएगा, पैनल को डिजाइन किया जाएगा, भट्टी को डिजाइन किया जाएगा। जैसे ही 20 टन, 25 टन, 35 टन, 40 टन की भट्टी हो जाएगी, कैपेसिटी अधिक हो जाएगी, तो वहां पर हमारा पैनल का डिजाइन भी अलग हो जाएगा और ट्रांसफार्मर की डिजाइन भी अलग हो जाएगी। आमतौर पर हमारे 4 टाइप के ट्रांसफार्मर, 4 पल्सेस के ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर की बात में कहूं तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आती है 400 वोल्ट एसी टू 1100 वोल्ट एसी, 1100 वोल्ट एसी। हमें जो सेकेंडरी साइड में सप्लाई प्रोवाइड होता है, लो वोल्टेज साइड जो प्रोवाइड होता है 400 वोल्ट टू 1100 वोल्ट। यही कारण है इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी साइड में, एचटी साइड में 11 के भी सप्लाई या 33 के भी सप्लाई या 66 के भी सप्लाई प्रोवाइड कर सेकेंडरी साइड में जो हम वोल्टेज हमें मिलता है, लो वोल्टेज मिलता है 400 वोल्ट टू 1100 वोल्ट हमें एसी सप्लाई प्राप्त होती है। ठीक है। ये जो एसी सप्लाई हमें प्राप्त होती है, एसएफसी पैनल को हम प्रोवाइड करते हैं। एसएफसी पैनल से ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर भट्टी को एसी सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये 4 पल्सेस की ट्रांसफार्मर होती है। ये 4 पल्सेस की जो ट्रांसफार्मर है, भट्टी के डिजाइन के ऊपर, पैनल के डिजाइन के ऊपर इस ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया जाता है। ये पल्सेस की ट्रांसफार्मर, सपोज एक नंबर 6 पल्स की ट्रांसफार्मर, 6 पल्स की ट्रांसफार्मर, 12 पल्स की ट्रांसफार्मर, 18 पल्स की ट्रांसफार्मर, 24 पल्स की ट्रांसफार्मर। आप कहेंगे कि पल्सेस क्या है?
हम जो भट्टी का डिजाइन कर रहे हैं उस भट्टी के आधार पर पैनल का डिजाइन किए और पैनल के डिजाइन के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज किए, ट्रांसफार्मर का डिजाइन को बनाए। अब डिजाइन इसलिए हम पल्सेस इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो हम एसएफसी पैनल का यूज करते हैं वहां पर सबसे पहले जो 576 वोल्ट एसी हो या 600 वोल्ट एसी हो या 800 वोल्ट एसी हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से लेते हैं और पैनल में इन करते हैं। ये सप्लाई जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से लो वोल्टेज लेकर पैनल में इन करते हैं तो सबसे पहले यह एसी सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम रहता है पैनल का एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। अब डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं ये मैं अभी जस्ट आपको समझाऊंगा। ये पल्सेस की बात मैं कर रहा हूं कि हम जो इक्विपमेंट्स देकर, जो पार्ट्स देकर हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए यहां पर पल्सेस की बात कही गई है। यहां पर पल्सेस में सपोज दो एससीआर देकर सपोज एक ट्रांसफार्मर लेते हैं ना, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लेते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, इसकी प्राइमरी साइड में मैंने रेड येलो सप्लाई दिया, 11 केवी सप्लाई मैंने दिया। इसकी सेकेंडरी साइड में 3 बस पर निकली हुई है रेड येलो ब्लू, ठीक है। इसकी सेकेंडरी साइड में 576 वोल्ट एसी सप्लाई हमें प्राप्त हो रहा है। ये 376 वोल्ट एसी सप्लाई हम कहां पर प्रोवाइड करेंगे? एसएफसी पैनल में। एसएफसी पैनल में सबसे पहले कहां पर प्रोवाइड करेंगे? कन्वर्टर पैनल में। कन्वर्टर पैनल का काम क्या है? इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है ना। तो डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं, सब ये 3 बस पर है ना, रेड येलो ब्लू, तो रेड येलो में जैसे मल्टीमीटर से मेजरमेंट करेंगे 576 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा। YRB में जैसे मेजरमेंट करेंगे 576 वोल्ट एसी सप्लाई हमें मिलेगा। और रेड और ब्लू में जैसे सप्लाई हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से 576 वोल्ट हमें सप्लाई मिलेगा। तो ये एक बस पर रेड येलो ब्लू जो बस पर है, ये बस पर आकर मैं करके ही दिखा देता हूं। ये बस पर आकर यहाँ पर सपोज रेड सप्लाई जो है, रेड सप्लाई है, ये रेड सप्लाई है। 2 एससीआर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। 2 एससीआर लेते हैं। दो एससीआर के बीच में, ये 2 एससीआर है, 2 एससीआर के बीच में रेड सप्लाई चला गया। ये जो रेड सप्लाई चला गया 2 एससीआर के बीच में चला गया। ये 2 एससीआर का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर एक बस पर इक्वल टू 2 पल्सेस, एक बस पर इक्वल टू 2 पल्सेस मतलब 2 एससीआर देकर हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किए। अब ये सर्किट डायग्राम में नेक्स्ट क्लास में आपको बताकर समझाऊंगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, फंडा समझा रहा हूं, ब्लॉक डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है। ये मैं जस्ट समझाने के लिए कहा है। पल्सेस की जो बात आई तो 2 एससीआर देकर एक बस पर में 2 एससीआर, एक लाइन में 2 एससीआर, तो 3 बस पर है, 3 बस पर है तो कितना हो जाएगा? 6 एससीआर देकर हम इस पल्सेस को एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ट्रांसफार्मर कितने पल्स की हो जाएगी? ये ट्रांसफार्मर 6 पल्स की हो जाएगी, ठीक है। 6 पल्सेस की ट्रांसफार्मर, 6 पल्सेस की ट्रांसफार्मर के लिए कितना लगेगा? 6 पल्स की ट्रांसफार्मर हो जाएगी। 3 बस पर है, 1 2 3, 3 बस पर है तो 6 एससीआर, 6 एससीआर लग रही है तो 6 पल्स की ट्रांसफार्मर। 12 एससीआर लगेगी तो 12 पल्स की ट्रांसफार्मर। 18 एससीआर लगेगी तो 18 पल्स की एससीआर। इस तरह से हम जो पार्ट्स का पैनल का यूटिलाइज करते हैं एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पैनल के डिजाइन के आधार पर इस ट्रांसफार्मर का डिजाइन होता है और सेकेंडरी साइड में हम उस तरह से बसवर निकालते हैं। कैपेसिटी हाई होगा तो यहाँ पर बस पर कैपेसिटी भी हाई हो जाएगी। यदि ये सपोज इससे हाई कैपेसिटी की रहेगी तो यहाँ पर 6 बस पर आ जाएगा। ये ट्रांसफार्मर में 6 बस पर आ जाएगा, तो 6 बस पर जैसे ही आ जाएगा तो 6 दूनी 12 पल्स की ट्रांसफार्मर हो गई। ये 12 पल्स की ट्रांसफार्मर हो गई, ठीक ना। ये फंडा सेम है, लॉजिक सेम है, लेकिन कैपेसिटी हाई हो रहा है, डिजाइन चेंज हो रहा है। कैपेसिटी हाई होगा तो डिजाइन चेंज होगा, और डिजाइन चेंज होगा तो भाई ट्रांसफार्मर भी तो आपको बड़ा चाहिए ना, छोटा ट्रांसफार्मर तो नहीं चाहिए। इसीलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को पल्सेस का नाम दिया गया। 6 पल्स, 12 पल्स, 18 पल्स, 24 पल्स, 24 पल्स, जो भी कहिए। तो ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर समझ में आपको आ गया। अब चलिए आज का टॉपिक में मेरा और क्या है कि हम किस टाइप का पैनल का यूज करते हैं। तो किस टाइप का पैनल का यूज करते हैं दोस्तों? किस टाइप का पैनल का यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस के लिए? तो एसएफसी पैनल, एसएफसी पैनल, ओके। एसएफसी पैनल, तो एसएफसी पैनल का पूरा नाम क्या है?
स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यहाँ पर क्या होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट होता ही होता है सप्लाई, इसलिए कन्वर्टर नाम दिया गया है। साथ में फ्रीक्वेंसी को भी हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब कैसे करते हैं? बाई ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई हमें मिला, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई हमें मिला, ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई सीधा कहां चली गई? कन्वर्टर पैनल में। ये कन्वर्टर पैनल से ये एसएफसी पैनल स्टार्ट हो जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर है, कन्वर्टर पैनल से इस एसएफसी पैनल के इनबिल्ट में आपको सेक्शन बाय सेक्शन सब पैनल मिल जाएगा और सिस्टमेटिक कनेक्शन होते हुए भट्टी तक पहुंच जाती है। अब ये हमारा कन्वर्टर पैनल है, कन्वर्टर सेक्शन के नाम से भी कह सकते हैं, कन्वर्टर सेक्शन। ओके, अब ये जो एसी सप्लाई यहां पर मिला, इस कन्वर्टर सेक्शन में क्या हुआ? इसी सप्लाई को हम क्या किए? डीसी में कन्वर्ट किए। इस कन्वर्टर सेक्शन में एसी सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट किए। यहां से हमें जैसे ही डीसी सप्लाई मिला, ये चली गई डीसी चौक में। ये चले गई डीसी चौक में। आप कहेंगे दोस्तों कि डीसी चौक क्या है? डीसी चौक का काम है, यहां से जो हमें डीसी सप्लाई प्राप्त हुआ, इस डीसी सप्लाई में यदि कुछ अशुद्धियां रह गई है तो डीसी चौक में जाकर फिल्टर हो जाएगी। एकदम स्मूथ डीसी हमें प्राप्त होगा। थोड़ा सा भी यदि कुछ अशुद्धियां रहेगी तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्योर डीसी हमें प्राप्त हो गया। डीसी चौक से जो निकला प्योर डीसी, यहां से हमें प्योर डीसी प्राप्त हुआ। ये प्योर डीसी हम कहां पर प्रोवाइड करेंगे? सीधा करेंगे इन्वर्टर सर्किट में। इन्वर्टर सर्किट में। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा दोस्तों। सबसे पहले मैं अभी क्या कहा कि इंडक्शन भट्टी को चलाने के लिए एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो आप यहां पर देखिएगा, तो ये क्या है, कैसा सर है? जब एसी सप्लाई हमको ट्रांसफार्मर से निकलिए रहा है तो सीधा भट्टी में नहीं डाल देंगे। साथ में मैंने क्या कहा था कि यहां पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। जब तक हाई फ्रीक्वेंसी हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारा उस हिसाब से ईडी करंट जनरेट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हाई ईडी करंट हमको चाहिए, है ना? हाई ईडी करंट नहीं रहेगा तो गर्म नहीं ना होगा। हमको पत्थर को गलाना है, लोहा को गलाना है, थोड़ा सा हम ईडी करंट जनरेट करके क्या गर्म कर लेंगे, क्या पिघला पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया और डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर सर्किट में डाला। अब इन्वर्टर सर्किट में इसलिए डाला हूं, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, एसी करंट की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी को हमें यहाँ पर क्या करना है? इंक्रीज करना है। कोई भी फ्रीक्वेंसी को जब तक आप जीरो ना करें, कोई भी फ्रीक्वेंसी को जब तक आप जीरो ना करें, आप उस फ्रीक्वेंसी को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर डीसी सप्लाई सबसे पहले बनाया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है। यही कारण है कि जब तक हम फ्रीक्वेंसी को जीरो नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले हम कन्वर्टर सर्किट में डालकर एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किए। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टर सर्किट में डाले और इन्वर्टर सर्किट में मैंने दो काम किया। इसको डीसी सप्लाई से तो एसी में कन्वर्ट किया ही किया, साथ में मैंने क्या किया? कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी निकाला। अपने हिसाब से जो भट्टी कॉइल में मैंने फ्रीक्वेंसी चार्ज करना है अपने को, 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, 700 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी हमें चार्ज करनी है, इस इन्वर्टर सर्किट के जरिए मैंने क्या किया? डीसी सप्लाई को तो एसी में कन्वर्ट किया ही किया, साथ में कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी यहां से हमें प्राप्त हुई। ये कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी और सप्लाई सीधा हमें कहां चली गई? ये कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी और सप्लाई हमें चली गई। यहां पर एक प्रोटेक्शन मैंने दिया हूं, DI/DT कॉइल। अब कहेंगे दोस्तों ये प्रोटेक्शन क्या है? DI/DT कॉइल क्या है? सपोज हमारे भट्टी में कॉइल जो है, इस कॉइल में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ग्राउंडिंग होता है, तो ये
जो सप्लाई इस पैनल के जरिए जा रही है, तो पैनल के ऊपर क्या होगा, हाई, जैसे ही शॉर्ट सर्किट, आप टेक्निकल साउंड में कहें, आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों जो इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज्यादा करंट जनरेट होगा, जार करंट जनरेट होगा। ये जार करंट क्या करेगी, वापस से रिटर्न आएगी, तो पैनल के अंदर में जितने भी हमारे महंगे पार्ट्स लगे हुए हैं तो डैमेज हो जाएगा ना। उसको बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से, हाई करंट से बचाने के लिए बीच में एक DID कॉइल का यूज करते हैं। ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की काम करती है। क्या करती है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, अवरोध, धक्का। कोई यदि धक्का मारे भाई बचाओ, बीच में मान के चलिए कोई बच्चा जा रहा है, आप पीछे से खड़े होंगे, अरे पीछे से यदि कोई मारेगा तो बच्चा के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए एक रेजिस्टेंस, एक कॉइल लगा के यहाँ रखा जाता है। सिर्फ ये एक जरिया है जाने का, प्रोटेक्शन का काम करती है। DID कॉइल से सप्लाई जैसे हमें निकला, एक चली गई कैपेसिटर बैंक में, कैपेसिटर बैंक में आपको ही पता है दोस्तों कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए। कैपेसिटर बैंक से सप्लाई निकल कर चली गई GLD कैपेसिटर में। GLD कैपेसिटर का काम है ग्राउंड लीकेज डिटेक्ट को फॉल्ट कर प्रोटेक्ट करना, ओके। और GLD से सप्लाई निकल कर चली गई सीधा चेंज ओवर स्विच में। चेंज ओवर स्विच से निकल कर सीधा चली गई भट्टी में। आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर चेंज ओवर स्विच मैंने क्यों लगा के रखा हूं। एक पैनल, एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर में दो भट्टी को बिठाया जाता है। इसलिए बिठाया जाता है कि एट ए टाइम एक ही भट्टी, एक पैनल, एक ट्रांसफॉर्मर से एक ही भट्टी चलेगा ना, दोनों भट्टी नहीं चलेगा। दो भट्टी को इसलिए रखा जाता है कि एक भट्टी का लाइनिंग या कॉइल डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में इस भट्टी को चेंज ओवर स्विच की सहायता से चेंज कर दूसरी भट्टी को सप्लाई प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए यहाँ पर चेंज ओवर स्विच का यूज कर हम एट ए टाइम एक भट्टी को चलाते हैं और एक भट्टी को स्टैंड बाय रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम आपको लॉजिक समझाएं कि कौन सा पावर से चलता है, कौन सा पैनल से चलता है, यहाँ पर हम इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं दो ही सर्किट इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्टर सर्किट है कि इन्वर्टर सर्किट। कन्वर्टर सर्किट कैसे एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है और इन्वर्टर सर्किट कैसे हमें फिर डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी निकालती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है और इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन वगैरह लगा हुआ रहता है। मैं आस्ते आस्ते एक एक क्लास करके पिछले क्लास में कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूं कि दोस्तों कि हम भी कुछ सीखें और आपको भी सिखाएं, और साथ में ये भी कहता हूं कि हमारे बैक टू बैक क्लास को आप फॉलो करें, वॉच करें एंड शेयर करें दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारे पढ़ाए गए क्लासेस को आप लाभ उठा पाए। इसी उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं।